जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी पार्ट 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे लंबी तटीय रेखा, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैप के थ्रू देखें तो हमें इनमें से पता चलेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है और वो तटीय राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। ये होगा इसका आंसर। अब अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। खैर राजस्थान तो ऐसे ही छट जाता है, ये तो ऐसे एलिमिनेट होता है क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ये तो स्थलीय सीमा बना रहा है, तटीय तो है नहीं। अब अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो जो तमिलनाडु है ना, ये सेकंड सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट हो जाएगा गुजरात। गुजरात यानी कि ये वाला। और सेकंड अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ये वाला। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से 3 ऐसे राज्य हैं जो कि क्रम के अनुसार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आता है। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा गुजरात। गुजरात सेकंड नंबर पे हो जाएगा तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। यानी कि ये तो यहाँ से इस तरह से हुआ और उसके बाद फिर ये वाला हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये हो गया तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन है। ये जो सवाल है ना, इसमें एक दो वर्ड का बस उलटफेर है, यानी कि थोड़ा सा अगर वर्ड घुमाए तो फंस सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और सवाल है और इसमें पूछा गया है मुख्य भूमि। ये वाला बात ना पॉइंट, ये वाला बात थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन सा है। अगर ऐसे पूछा जाए तो उसकी भी बात करेंगे, वो भी क्वेश्चन हमने लिया है। पहले इसको देखते हैं, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु शीर्ष बिंदु कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। इसका आंसर होगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, यहाँ पे ये सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, और यहाँ पे कौन सा सवाल था कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन सा है, और इस पे पूछा गया है कि सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है। भारत का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप खुद से लगा के देखिए क्या आता है आंसर। कोई नहीं, इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला हिस्सा, ये वाला आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। अभी क्या है ना कि थोड़ा इशूज़ है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से ऐसे मेरी राइटिंग बहुत 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 अच्छी है, ठीक है। कोई नहीं, मजाक कर रही हूँ, सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। तो वो ना, खैर
देखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो भारत का सबसे पुराना भूखंड के बारे में पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। अब इससे किस आधार पर बताया गया है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे बिग बैंग वगैरह, वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑल थ्योरी डिस्कस करेंगे। लेकिन ना एक बात है कि पहले जो था ना पूरा जो भूखंड था वो एक ही था, जो पेंजिया था, बाद में फिर वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हम इसे एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी देखेंगे और भी आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो ये जो है ना, ये सबसे पुराना भूखंड हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक ना अभी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्लेटें होती है वो प्लेट टेक्टोनिक जो कि भूकंप का कारण बनती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और इन्हीं की वजह से ज्वालामुखी और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें होती है। तो उसको आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं तो हम उन्हें ना वहीं तक सीमित रख रहे हैं, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार किस भूखंड का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे ना, अगर जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, थोड़ा बहुत हर्षी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, तो वो ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में एरर होता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सवाल ये है कि प्रायद्वीपीय पठार किस भूखंड का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। पहले क्या था ना कि जो पूरा भूखंड है, जो पूरा सरफेस है बोल सकते हैं, वो पेंजिया था, पेंजिया। ठीक है, बाद में क्या हुआ ना कि ये दो भागों में टूट गया। एक हुआ गोंडवाना लैंड और दूसरा हुआ अंगारा लैंड, और बीच में टेथिस सागर जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये रहा हमारा सवाल और ये रहा हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार किस भूखंड का हिस्सा है, तो वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि ये है कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। ये है सवाल, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। अगर हम इसे अपने थ्रू मैप से देखें तो इस तरह से होगा। एक ओवरऑल समझने का कोशिश करते हैं, हालांकि कॉपी में इससे अच्छा बन सकता है, लेकिन अभी क्या है ना कि हाथ से बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा गिजिर मिजिर होता है। ठीक है, ये समझने की बातें ही है। ये हो जाएगी, ये वाला जो होगा वो हो जाएगा पूर्वी घाट, और ये वाला हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो हमारा जो सवाल है ना वो है कि पश्चिमी घाट, तो हमारा जो सवाल है ना वो ये है कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो वेस्टर्न घाट्स जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम क्या है ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, हम बता देंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार कोशिश कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा ओवरऑल मैप, एक बार इसे देख सकते हैं। ये रहा हिमालयाज़ रेंज जो है, बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी, ठीक है, नर्मदा, डेक्कन प्लेटू, गोदावरी, कृष्णा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, गंगा डेजर्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे, क्योंकि हम इन्हें धीरे धीरे देखेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों पे डिस्कस होगा। जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम एनसीईआरटी को पूरा देखेंगे, यकीन कीजिए पूरा देखेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आगे हमारा, हाँ, आगे एक सवाल है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ये तो सबको पता होगा क्या कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यानी लेकिन पता है एक ना कन्फ्यूजन सा होता था, फ्यूजन सा होता है, जब हम क्लास 6 में थे ना तो हम बार बार भूल जाते थे कि कौन सा खादड़ होगा कौन सा बांगड़ होगा। तो बार बार मेरे साथ ऐसा होता था, तो सबके साथ होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसमें लिखा गया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बांगड़। इसका सही आंसर होगा बांगड़। हालांकि बचपन में हम लोग बहुत तरह तरह के ट्रिक से याद करते थे जो अभी हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल। आगे है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा खादड़। इसका आंसर हो जाएगा खादड़। इसकी चर्चा ना एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 3 में भी है, जहाँ पे अपवाह तंत्र के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे भी हम इसे दोबारा से देखेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आगे अब नहीं है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये जो सवाल थे, आप इन्हें ना एक समझ लो कि ये कोई टैबलेट है जो हर रात को मिल रही है, और थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, तो ऐसे कुछ भी करते हुए आप देख सकते हैं। जैसे कि कोई खाना बना रहा है तो देख सकता है, ऐसे सोए हुए हैं तो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे तो हम इंडियंस को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई अगर बोले तो हम उन्हें चुपचाप सुनेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ठीक है, आपको जैसी सुविधा लगे आप, पर लेकिन हाँ देख लिया कीजिए, क्योंकि इससे ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें आगे चल के कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।